बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद। लेक्चर 3 को समराइज़ करते हैं एक केस स्टडी से कि अगर हम अपनी मशीन को 10 तस्वीरें कैट की दिखाएं और 10 तस्वीरें डॉग की दिखाएं, और अगर हम उसको एक और तस्वीर यानी कि 21st को तस्वीर बनेगी, अगर वो वाली तस्वीर उसे दिखाएं और कहें कि तुम इसको पहचानो कि ये तस्वीर किस चीज़ की है, तो वो अगर डॉग की तस्वीर हो और हमारी जो मशीन है वो उस डॉग की तस्वीर को पहचान ले, तो इसका मतलब है कि उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि ये डॉग की तस्वीर है। तो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डिस्क्रिमिनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर हम इसी तरह से उसको वही 20 जो तस्वीरें हम लोगों ने बात की है कि अगर उसे 10 तस्वीरें डॉग की दिखाएं और 10 तस्वीरें कैट की दिखाएं और उससे कहा जाए कि तुम एक नई तस्वीर जनरेट करो जो कि डॉग की हो, तो अगर हमारी मशीन ऐसी तस्वीर जनरेट कर देती है तो इसको हम लोग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो बातें हुई, जो टॉपिक्स डिस्कस हुए, उनमें से था डिस्क्रिमिनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर था जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर बात हुई कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपस में क्या होती हैं, और फिर न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात की गई। फिर इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में और कंप्यूटर विजन के बारे में कुछ डिस्कशन जो है वो की गई। आज हम लोग इन जो सारी टर्म्स हैं इनके ऊपर बारी बारी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इनका वो देते हैं। और इसके मुताबिक हमने बात कर लिया कि डिस्क्रिमिनेटिव जो एआई है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करनी है कि हमारी जो मशीन है वो पहचान लेती है, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, फ़र्क जो है वो कर सकती है कि ये कैट की तस्वीर है या फिर डॉग की तस्वीर है। और जनरेटिव के अंदर हमारी जो मशीन है वो जनरेट कर सकती है न्यू थिंग्स, जो है वो जनरेट कर सकती है, न्यू लैंग्वेजेस जनरेट कर सकती है, न्यू जो नॉलेज है वो जनरेट कर सकती है। इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बाद थी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अप्लाई करते हैं हम नेचुरल लैंग्वेजेस के ऊपर, इंग्लिश, उर्दू और समथिंग एल्स जो लैंग्वेजेस हैं इनके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पीच रिकॉग्निशन, डेफिनेटली अगर हम लोग किसी भी वॉइस या ऑडियो डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन। एंड फिर कंप्यूटर विजन, अगर तस्वीरें या फिर वीडियोस वगैरह जो होती हैं, इमेजेस होती हैं, इनके ऊपर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन। इसके बाद जो बात की गई थी, जो कि डिटेल के साथ बात की गई थी, वो थी डीप लर्निंग के ऊपर और मशीन लर्निंग के ऊपर। एक्चुअली मशीन लर्निंग जो है वो स्टार्टअप था, वो थोड़े लेवल का जो डेटा है और जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, लेबल डेटा है, उसको लेके लर्निंग जो है वो की जा सकती है थ्रू द मशीन लर्निंग। जबकि जो डीप लर्निंग है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है उसको प्रोसेस कर सकती है, उसको एज अ इनपुट ले सकती है और उससे जो मशीनें हैं हमारी लर्न कर सकती हैं। फिर हमारे पास क्योंकि डेटा ह्यूज अमाउंट के अंदर मौजूद है और उसको लेबल करना कोई आसान काम नहीं है, लेबल डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, तो जो लेबल डेटा है उसको तो मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं प्रोसेस। मशीन लर्निंग जो है वो की जा सकती है लेबल डेटा से, लेकिन जो लेबल डेटा नहीं है उस डेटा को यूज़ करने जो है वो डीप लर्निंग के ज़रिए से किया जा सकता है। यानी कि जो लर्निंग होती है डीप लर्निंग के ज़रिए से, वो कौन सा डेटा हमें चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग जो अनलेबल डेटा है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हमारे पास क्या होता है मशीन लर्निंग के अंदर, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बड़े थोड़े से होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जबकि जो डीप लर्निंग है उसके अंदर जो लेयर्स होती हैं न्यूरॉन्स की वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डीप लर्निंग के लिए ज़ाहिर सी बात है कि कंप्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए और स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए, डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, न्यूरॉन्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो डीप लर्निंग है वो करवाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ये डीप लर्निंग है क्या।
तो डीप लर्निंग जो है एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए जब हम लोग मशीनों को सिखाते हैं तो इसको हम लोग डीप लर्निंग कहते हैं। यानी कि मशीन लर्निंग की एक सब ब्रांच है जो एक्चुअल में क्या इस्तेमाल करती है, न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करती है। अब आपके माइंड में होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स आखिर क्या होते हैं। तो न्यूरल जो नेटवर्क्स हैं वो बड़ी इजी सी बात है कि ये एक्चुअली इंस्पिरेशन ली किया है न्यूरॉन्स से, जो कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो उसका जो सेल है, उसकी जो इकाई है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। तो ह्यूमन जो ब्रेन है उसका सेल न्यूरॉन हुआ। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी तरह के न्यूरॉन्स हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो है वो भी एम्बेड करते हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं था कि इसी तरह के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरह का काम करना है। जिस तरह के एक जो न्यूरॉन है उसका काम ये होगा कि आया अगर उसको 2 नंबर दिए जाएं तो इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो वो डिसीजन लेते हैं कि इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। यानी कि एक नंबर से 0 दिया जाए और एक नंबर 10 दिया जाए तो वो जो न्यूरॉन है वो ये बता सकने की सलाहियत रखता है कि इनमें से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है। तो डेफिनेटली वो आंसर करेगा 10। इसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके जो मशीनें हैं उनके अंदर वो वाले जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स थे वो तो नहीं डाले जा सकते थे, लेकिन इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो बनाए जा सकते थे जो ये डिसीजन ले सकें कि अगर उनको 2 नंबर दिए जाएं तो वो डिसाइड कर सकें कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा नंबर। तो कंप्यूटर के अंदर न्यूरॉन्स फिर वो क्या चीज़ें हुई, वो फंक्शंस हुए जो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो एक नंबर है उसका स्केयर क्या होगा। इस तरह के डिसीजन लेने वाले जो फंक्शंस होते हैं उनको न्यूरॉन्स का नाम दिया गया। अब बात करनी थी हम लोगों ने कि जो न्यूरॉन्स हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए, आपस में एक नेटवर्क बना दिया जाए, तो इस तरह से एक हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। अब जो डीप लर्निंग होती है एक्चुअल में हम न्यूरॉन्स को जोड़ते जाते हैं और इस तरह से हमारी जो मशीन है वो लर्निंग करती जाती है, जिससे हमारा जो एक डीप लर्निंग का नेटवर्क बन जाता है, डीप लर्निंग का जो एक मॉडल है वो बन जाता है हमारे पास। तो डीप लर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम जोड़ते जाते हैं, एक के बाद एक लेयर जोड़ते हैं, उसके बाद मज़ीद लेयर, उसके बाद मज़ीद लेयर जोड़ते जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेयर्स ज़्यादा होंगी उतना ही हमारा अच्छा जो मॉडल है वो होगा, और इतनी ही अच्छा जो है वो हमारे पास जो मशीन है वो लर्न कर जाएगी, वो डिसाइड कर सकेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकेगी और वो जनरेट जो है वो कर सकेगी। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।